हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में। अमेज़न के जंगल, इनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत घना जंगल है, आप सबको पता होगा ये। उसके अलावा आप क्या हो रहा है, ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कटाई चल रही है वनों की। यहाँ पे आर्थिक विकास करने के लिए पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो देश, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, बोलीविया हो गया, ब्राजील हो गया, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, उसके अलावा गुयाना, ये सारे देश ऐसे हैं, पेरू भी है इसमें, जो अमेज़न जंगल जहाँ पे फैला हुआ है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, तो इसकी कटाई कर रहे हैं अमेज़न वन की। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये कि लोग कहते हैं कि इससे हमारा आर्थिक विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पे मानव संसाधन में, मानव विकास में सुविधा होगी, यहाँ पे इसमें बढ़ोतरी होगी। और इसके पीछे जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो पर्यावरण का इतना ज्यादा ह्रास हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे पृथ्वी पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये भी अपनी जगह सही है। क्यों? क्योंकि अगर सारे देश विकास कर रहे हैं, सारे देश अपने आप पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये क्यों पीछे रहे भाई? और अगर ये पीछे रहते हैं तो इसके पीछे इनकी क्या गलती है? मतलब अगर यहाँ पे अमेज़न वर्षावन पाया जाता है तो इनकी क्या गलती है, और ये आर्थिक विकास क्यों नहीं करेंगे? लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर ये लोग अमेज़न वर्षावन को काट देंगे तो पृथ्वी का पर्यावरण बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, और ये सारे लोगों के ऊपर, यानी पूरी पृथ्वी पर क्या करेगा, बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे मानव जीवन पर ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं निकल करके आएंगी। अब इसी के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं, अमेज़न वर्षावन के बारे में। यहाँ पे क्या हुआ है, तो अभी यहाँ पे बेलेम डिक्लेरेशन हुआ है, यानी बेलेम घोषणा पत्र पे बात हुई है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। अमेज़न सहयोग संधि संगठन क्या है, तो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है, तो अमेज़न बेसिन के सतत विकास को बढ़ावा देना, यानी जो ये ब्राजील हो गया, बोलिविया हो गया, पेरू, ये सारे देश जहाँ पे अमेज़न वर्षावन पाया जाता है, उनके विकास को बढ़ावा देना है। अमेज़न शिखर सम्मेलन में कोलंबिया ने प्रस्ताव दिया था, किसने? कोलंबिया ने प्रस्ताव दिया था कि 2025 तक क्या करना है, अमेज़न के 80% हिस्से को वनों की कटाई और क्षरण से बचाया जाना चाहिए, लेकिन उसे सभी सदस्यों से समर्थन नहीं मिला। यानी यहाँ पे क्या होता है, कोलंबिया ने ये प्रस्ताव रखा कि 2025 तक हमें क्या करना है, जो अमेज़न वर्षावन है उसका 80% भाग ऐसा करेंगे, हम सेव कर लेंगे, उसको नहीं कट करेंगे, उसको खराब नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे सारे देश इस बात से सहमत नहीं हुए। अब यहाँ पे वैज्ञानिक बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे वनों की कटाई और अमेज़न का क्षरण 20 से लेकर के 25% की सीमा को पार कर जाता है, यानी अगर इस दर को पार कर गया, तो फिर जो जंगल पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो वन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसको वापस से सही नहीं किया जा सकता। यानी कि कैसा होगा, तो अपरिवर्तनीय हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत निकल करके आएगी। उससे क्या होगा, वहाँ पे कार्बन उत्सर्जन जो सूखते हैं वन, वो भी नहीं सूखेंगे। उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, उससे जलवायु परिवर्तन, इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं निकल करके आएंगी। कई सारी नई नई बीमारियां भी निकल करके आएंगी। और यहाँ पे जो अमेज़न शिखर सम्मेलन हुआ है, इसके दौरान बेलेम घोषणा पत्र पर साइन हुए थे, तो ये क्या है, ये किसके बारे में था? तो यहाँ पे बात की जा रही है कि किसके बारे में, तो जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वदेशी ज्ञान को एक शर्त के रूप में मान्यता देता है। यानी जो जैव विविधता का संरक्षण करना, उसमें ये स्थानीय समुदाय को महत्ता देता है। स्थानीय लोगों का जो स्वदेशी ज्ञान है, देशी ज्ञान है, उसको बढ़ाने की बात करता है, उनके साथ मिलकर के काम करने की बात करता है। उसके अलावा क्या है, तो उसके अलावा निर्णय लेने और सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियाओं में स्वदेशी लोगों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान करता है। यानी यहाँ पे सीधी सीधी बात ये कि जो स्थानीय लोग हैं, स्वदेशी लोग हैं, देशी लोग हैं, उनको भी शामिल किया जाए वनों को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। ये चर्चा में क्यों है, अभी ये मुद्दा क्या है उसको समझिए। देखिए, कुछ समय पहले क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसके अलावा जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इनको नियुक्त करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। और उस समिति में कौन कौन लोग होंगे, तो पहले उसमें होंगे पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होंगे। उसके अलावा कौन होंगे, उसके अलावा होंगे लोकसभा के विपक्ष के नेता। उसके अलावा कौन होंगे, उसके अलावा होंगे सीजीआई इस समिति में। ये निर्णय अभी हाल ही में आया था सुप्रीम कोर्ट का। अब इसी निर्णय को बदलने के लिए, यहाँ से सीजीआई को हटाने के लिए यहाँ पे एक विधेयक पेश किया गया राज्यसभा में, तो इसी वजह से आर्टिकल चर्चा में आ गया है। भारतीय संविधान द्वारा देश को चलाने के लिए 3 निकायों की व्यवस्था की गई। कौन कौन से, तो एक तरफ हो गया विधायिका, उसके अलावा कौन सा हो गया, उसके अलावा हो गया कार्यपालिका, उसके अलावा कौन सा हो गया, उसके अलावा हो गया न्यायपालिका। अब यहाँ पे होता क्या है, विधायिका का काम यह है कि कानून बनाए, और यहाँ पे कार्यपालिका का काम यह है कि इस कानून को लागू करे। उसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट का या यहाँ पे न्यायपालिका का क्या काम है, ये देखेगी कि जो कानून बनाया जाए वो संविधान के हिसाब से है कि नहीं है, संविधान को उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, और अगर संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको शून्य घोषित कर दिया जाए या उनको रद्द कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं देश चलाने के लिए, देश का कानून बनाने के लिए। उसके अलावा अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ये निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसी को रद्द करने के लिए, इसी को बदलने के लिए
यहाँ पे विधेयक पेश किया गया कहाँ पे, राज्यसभा में। इस वजह से आर्टिकल चर्चा में। तो हम देखते हैं इसके बारे में कि विधेयक में क्या क्या प्रावधान किए गए और पहले कैसे इसकी नियुक्ति होती थी। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। इन तीनों बिंदुओं में वही बात की जा रही है जो मैंने आपको भी बता दिया है क्या, कि राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया गया है जिसके तहत क्या होगा, तो CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अलावा EC इलेक्शन कमिश्नर, इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया उसमें बदलाव की जाएगी। जो यहाँ पे समिति है उसमें से CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाएगा। तो इस वजह से चर्चा में आ गई, इस पर बहस छिड़ गई क्या क्या होगा, इसकी स्वतंत्रता कैसे होगी, जो चुनाव आयुक्त हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त, इनकी स्वतंत्रता कैसे निश्चित की जाएगी, ये सारी चीज़ें बहस का छिड़ गई, बहस का मुद्दा बन गया है। इस वजह से चर्चा में आ गया। यहाँ पे संविधान कानून क्षेत्र 324 क्या कहता है, तो चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग को सौंपता है, जिसमें समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित CEC और अन्य EC शामिल होते हैं। यानी यहाँ पे आर्टिकल 324 क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो चुनाव होंगे भारत में, उसका अधीक्षण कौन करेगा, चुनाव आयोग करेगा। उसके अलावा उसका निर्देशन, उसका नियंत्रण कौन करेगा, तो चुनाव आयोग करेगा। यानी चुनाव आयोग की व्यवस्था कौन सा आर्टिकल के तहत की गई, तो अनुच्छेद 324 के तहत। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो यहाँ पे CEC हो गए या EC हो गए, ये कितने होंगे, ये कौन तय करेगा, तो ये राष्ट्रपति तय करेगा। ये कौन कहता है, ये संविधान कहता है हमारा। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाती थी, तो राष्ट्रपति की सिफारिश पे की जाती थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु की संविधान के भाग 15 चुनाव में केवल 5 अनुच्छेद है। कौन से, तो 324 से लेकर के 329 तक। अब यहाँ पे संविधान के कौन से भाग में आता है, तो भाग 15 में आता है। आर्टिकल कौन कौन से, तो 324 से लेकर के 329। इस बिंदु में वही बात की जा रही है कि मार्च 2023 में क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि CEC और EC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति क्या होगी, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन किसकी किसकी सलाह पे, तो प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। उनकी नियुक्तियों पर संसद द्वारा एक कानून बनाया जाता है। अब यहाँ पे ये मुद्दा चल रहा है जो जिसकी वजह से चर्चा में आ गया। यह फैसला नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली 2015 की जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से सामने आया। न्यायमूर्ति KM जोसेफ की अगुवाई वाली, अब यहाँ पे कौन थे, तो KM जोसेफ इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। फैसला कब आया, तो 2015 की जनहित याचिका पर आया, जिसमें चुनाव आयोग के केंद्र द्वारा नियुक्त सदस्यों की प्रैक्टिस की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। यानी क्या, 2015 में एक PIL दायर की गई। PIL क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका इसको कहते हैं हिंदी में। ये कब जारी की जाती है, जब बहुत सारे लोगों का हित प्रभावित हो, पब्लिक की तरफ से सार्वजनिक रूप से इसको यहाँ पे दायर किया था। तो इसमें क्या हुआ, 2015 में इसको दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब इसकी सुनवाई कौन कर रहे थे, इसकी सुनवाई कर रहे थे जस्टिस KM जोसेफ, यही अध्यक्ष थे इस समिति के। जो बेंच इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, इसके अध्यक्ष यही थे, जस्टिस KM जोसेफ। और जहाँ पे PIL दायर किया था, तो उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति किसके अधीन काम करता है, तो आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार का अधीन, प्रधानमंत्री का अधीन काम करता है। तो यहाँ पे ये कहा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो इस वजह से चुनाव आयुक्त जो होते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, ये लोग निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाते हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये सारे मुद्दे थे तो जिसको सुन रहे थे जस्टिस KM जोसेफ की संविधान पीठ। अगले बिंदु में ये बताया जा रहा है कि जो 324 है संविधान का आर्टिकल, उसमें तो बस इतना ही कहा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। अब यहाँ पे कोई कानून तो बनाया नहीं गया था संसद द्वारा कि ये कानून है, ऐसे ऐसे प्रोसेस चलेगा, इसको इस समय लाया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो जस्टिस KM जोसेफ थे और उनकी जो संवैधानिक पीठ, उन्होंने क्या कहा कि संवैधानिक शून्यता का काम चल रहा है और इसके लिए यहाँ पे संसद को एक कानून बनाने की आवश्यकता है। और जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक यहाँ पे कौन रहेंगे, तो यहाँ पे CJI रहेंगे समिति में। और अब यहाँ पे क्या हुआ, जो राज्यसभा में विधेयक पेश किया गया वो क्या करता है, तो विधेयक अब इस रिक्तता को दूर करने और चुनाव आयोग में नियुक्तियों करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी जो राज्यसभा में विधेयक लाया गया वो क्या करेगा, तो यहाँ पे जो इसको कहा गया था कि संवैधानिक शून्यता का मामला है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 324 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी और कुछ नहीं बताता, सिर्फ इतना ही बताता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। तो इसको संवैधानिक शून्यता कहा जाता है। अब इसी संवैधानिक शून्यता को समाप्त करने के लिए और यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया जो है इसको और स्पष्ट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या लाया गया, राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया गया। इस वजह से आर्टिकल चर्चा में था। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं जो दवाओं के विनिर्माण से संबंधित नियम थे उसमें परिवर्तन किया गया है। यानी जो दवाओं का विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उससे संबंधित जो रूल थे उसको बदल दिया गया है, उसमें कुछ संशोधन किए गए। तो ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे की वजह क्या है और उसका लाभ क्या होगा, उसकी हानियां क्या होगी, ये सारी चीजें हम इस आर्टिकल में जानने वाले हैं। ये चर्चा में क्यों, तभी हाल ही में क्या हुआ, सरकार ने ये निर्देश दिया है कि देश में जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां, जितनी भी कंपनियां दवाओं का निर्माण करती हैं, उत्पादन करती हैं, उनको क्या करना, तो उनको संशोधित GMP का पूरा नाम क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसको हिंदी में कहते हैं अच्छी उत्पादन प्रणाली, इसको लागू करने की आवश्यकता है, इसको लागू करना पड़ेगा। इस वजह से ये चर्चा में आ गया। अब आप नाम से ही देख सकते हैं कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी अच्छी उत्पादन प्रणाली। अब उसका क्या मतलब, अच्छी उत्पादन प्रणाली का उसका मतलब ये है कि जो आप उत्पादन करते हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए,
उसका लेवल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थर्ड क्लास की दवाएं बेच रहे हैं, उससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों की मौत हो जाएंगे। आप ऐसे कई सारे मुद्दे देखोगे जब अफ्रीकी देशों में हमारे सिरप की वजह से, कब सिरप की वजह से कई सारे बच्चों की जान चली गई थी, तो इस वजह से हमारे इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो जाती है। तो यही सारे आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाली ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बात की जा रही है GMP या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से जुड़े 5 P's के बारे में। 5 P। अब इस तरीके का जब भी कोई पॉइंट आता है ना, तो वो हमारे आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके के पॉइंट जब भी हम ऐड करते हैं तो हमारे आंसर राइटिंग में 1 से 2 नंबर बढ़ने की संभावना अपने आप हो जाती है। और जब 1 से 2 नंबर बढ़ा, इसका मतलब ये कि 10 से 20 रैंक अपने आप ही इंप्रूव हो गया। और 10 से 20 रैंक का मतलब ये है कि आप IPS से सीधा IAS में आ सकते हैं। मतलब इतनी बड़ा डिफरेंस आ सकता है आपके एक नंबर से। आप सोच के देखिए। तो इस तरीके का कभी भी मिल, जैसे 5P हो गया, उसके अलावा 5E हो गया, उसके अलावा जैसे आप देखेंगे 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, तो ये हमारे आंसर राइटिंग का बूस्टअप पॉइंट होता है, जहाँ से हमारा 1-2 नंबर बढ़ सकता है। इसमें पहला पॉइंट क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट है पीपल, यानी यहाँ पे लोगों के बारे में बात की जा रही है कि लोगों की जो जिम्मेदारी है वो व्यापक होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल व्यवहार होना चाहिए उनका। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट्स, यानी जो आपका उत्पाद है उसके उत्पादन में क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई, कैसे कैसे उसको लागू किया जा रहा है, कौन सी चीज़ किस मात्रा में मिलाई गई, किस आयु वर्ग के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। उसके अलावा बात करें प्रोसेस और प्रोसीजर्स के बारे में, यहाँ पे प्रक्रियाओं के बारे में बात करें, जैसे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे सिंपल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जटिल इंसान को पढ़ने में समझ ही ना आए। उसके अलावा यहाँ पे बात करें गाइडलाइन जो दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको आप फॉलो करिए। उसके बाद यहाँ पे बात करें प्रीमाइसेस के बारे में, यानी यहाँ पे आप देखें क्लीनलीनेस हो गया, स्वच्छता के बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा सैनिटेशन, हाइजीन, इन सब के बारे में बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही सफाई करें। दवाओं का काम ऐसा कि आप देखेंगे दवाई की बदबू इतनी बुरी आती है, हॉस्पिटल में घुसते ही बहुत सारे हॉस्पिटल तो ऐसे बदबू करते हैं कि अच्छा खासा आदमी जाए तो खुद ही बीमार हो जाए। तो वही बात यहाँ पे कह रही है कि उसको स्वच्छता पर भी ध्यान देना। ऐसा नहीं कि जो दवाएं खराब हो गई वैसे फेंक पड़ी हैं, उसके बाद क्या हो रहा है वहाँ पे उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है अन्य दवाओं पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। आप इस तरीके का जो पॉइंट है ना 5 P's, इसको आप नोट डाउन करके कहीं रख सकते हैं A4 साइज के पेपर पर। यहाँ पे हम देखते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या अच्छी उत्पादन कार्य प्रणाली के जो कंपोनेंट्स है, अव्यय जो है, देखिए इस तरीके की जो पीपीटी होती है ना, जनरली वो हिंदी में अवेलेबल ही नहीं होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही पीपीटी या एक ही इमेज के थ्रू आपको इतनी सारी चीजें समझा दी गई, जबकि अब अगर हम हिंदी में इसको लिखने जाएंगे तो यहाँ पे पूरा पोथा लिखना पड़ेगा ऐसे पूरा पैराग्राफ में। तो आप सोच के देखिए, एक तरफ तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे कि ये है इसके अव्यय इसके ये, और हम क्या करेंगे हिंदी मीडियम वाले इस तरीके से लिखते जाएंगे पूरा। तो क्या होगा उसका, किसको अच्छा नंबर मिलेगा? जाहिर सी बात है कि इनको अच्छा नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में तो मिल नहीं रहा था, लेकिन मुझे इंक्लूड करना था, समझाना था, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या किया, इंग्लिश वाली इमेज ही ले ली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अव्यय क्या क्या पहले बताया, क्वालिटी मैनेजमेंट, जो गुणवत्ता प्रबंधन है उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस और गुणवत्ता की जो यहाँ पे एश्योरेंस उसको सुनिश्चित करना है। उसके बाद क्या बात करें, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP फॉर मेडिसिन प्रोडक्ट्स, यानी यहाँ पे जो मेडिकल प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए GMP लागू करना चाहिए। चौथा क्या बताया, क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता को नियंत्रित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि थर्ड क्लास का आपको दवा दे दिया जाए और फायदा करने के बजाय और ज़्यादा नुकसान कर जाए। उसके बाद क्या बात करें, सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी कि स्वच्छता की बात की जा रही है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन एंड एनालिसिस, और यहाँ पे बात की जा रही है क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन, यानी आपकी दवा जो है विशेष पर्पज के लिए जो बनाई गई, विशेष उद्देश्य के लिए, उसके लिए क्वालिफाई है कि नहीं। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट्स होती है तो आप उसको वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उसके लिए आपकी क्या रूल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने की बात की जा रही है। बाकी का आप सब देख लेंगे, अगर एक एक पॉइंट बताने बैठूंगा तो 1 घंटा ज़्यादा यहीं पे हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रमुख परिवर्तन कौन कौन से वो GMP में यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में कौन कौन से परिवर्तन किए गए उसके बारे में हम जानते हैं। संशोधित GMP दिशा निर्देश उत्पादित दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसके बारे में बात करते हैं, तो गुणवत्ता नियंत्रण उपायों, उचित दस्तावेजीकरण और IT समर्थन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी इस बार किस किस पे फोकस किया गया, तो गुणवत्ता नियंत्रण हो गया, उसके अलावा उचित दस्तावेजीकरण हो गया यानी डॉक्यूमेंटेशन जिसको कहते हैं, उसके अलावा IT समर्थन, इन 3 चीजों पर फोकस करके चल रहे हैं इस बार। नए दिशा निर्देश फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता प्रणाली, उसके अलावा गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन, इसके अलावा उत्पाद गुणवत्ता समीक्षा और उपकरणों के सत्यापन पर ध्यान देते हैं। इसका मतलब यह होगा कि कंपनियों को अपने सभी उत्पादों की नियमित गुणवत्ता समीक्षा करनी होगी। यानी ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर लिया था 1 साल में तो अब आपको ये नहीं देखना कि क्वालिटी ठीक है कि नहीं। मान लीजिए जब गवर्नमेंट चेक करने गई, ऑफिसर चेक करने गए, तो आपने कहा कि उसकी क्वालिटी हाँ हाई लेवल देखी, उसके बाद जैसे चेक करके आए तो आपने कहा कि क्वालिटी 3rd ग्रेड कर दी, तो वो नहीं चलेगा। ऐसे नहीं कि आपने एक बार क्वालिटी चेक की 1 साल में तो हो गया। अब आपको क्या करना, प्रॉपर लगातार आपको क्वालिटी चेक करते रहने की उसकी क्वालिटी डिक्रीज तो नहीं हुई है, उसकी क्वालिटी घटी तो नहीं है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको लगातार चेक करनी पड़ेंगी। उसके अलावा क्या हो, तो जो उसकी क्वालिटी उसकी गुणवत्ता उसको लगातार बनाए रखना होगा। उसके अलावा प्रक्रियाओं की निरंतरता को सत्यापित करना होगा, यानी आपको ये भी बताना होगा कि लगातार यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ऐसा तो नहीं कि कोई और प्रक्रिया अपना करके उसमें कुछ और मिक्सअप किया जा रहा है, कुछ गड़बड़ की जा रही है। यह उत्पादन या गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले सभी परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए एक परिवर्तन नियंत्रण प्रणाली का भी सुझाव देता है। यानी इस बिंदु में ये बात की जा रही है कि जो आपका प्रोडक्ट होता है, जो आपकी दवा है, उसकी जो क्वालिटी डिग्री जो किस वजह से हुई, उसके पीछे की वजह कहते हैं, उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके बाद क्या करो, उसको जानकारी मिल गई अब उसको बदलो।
इसके बारे में ये बात कर रहा है। इस बिंदु में यही बताया जा रहा है कि अगर जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्यों घटी, उस कारण की पहचान करो, उसके बाद उस कारण को बदलो। अगला महत्वपूर्ण बिंदु की कंपनियों को जलवायु परिस्थितियों के अनुसार स्थिरता अध्ययन भी करना होगा, यानी यहाँ पे पर्यावरण को भी ध्यान में रख करके चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दवाएं बनाते जा रहे हो, पर्यावरण का क्षरण होता जा रहा है लगातार, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है पर्यावरण, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अब यहाँ पे देखते हैं जो संशोधित जीएमपी उसका महत्व क्या है, उसका लाभ क्या है, उसका फायदा क्या है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये कि ये भारतीय उद्योग को वैश्विक मानकों के बराबर लाएगा। यानी यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो वैश्विक लेवल की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे, उनके बराबर आ सकेंगे। उसके अलावा जिससे क्या होगा, तो भारत में उपलब्ध दवाओं के साथ साथ वैश्विक बाजारों में बेची जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। यानी जब भारत अपने आप में सुधार करेगा तो अन्य देश जो है यहाँ पे अपनी क्वालिटी गिराते हैं वो भी इसमें सुधार करेंगे कि यार भारत से अच्छी दवाएं आ रही हैं, अगर हम इसको कम्पिटिट नहीं करेंगे, इसकी तुलना में अच्छी क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमारी दवाएं नहीं बिकेंगी, हमें और सारी दिक्कत होगी। तो इस वजह से ये लोग क्या करेंगे, अपनी भी क्वालिटी ठीक करेंगे। ऐसे होता है ना कि हमारा दोस्त अगर 8 घंटे पढ़ा तो अब हमको 9 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। ये ऐसे समय में आया जब भारत खुद को जेनरिक दवाओं के वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में प्रचारित कर रहा है। जेनरिक दवाएं कौन सी होती हैं? जेनरिक दवाएं होती हैं जिनका पेटेंट खत्म हो चुका होता है। देखिए, एक आदमी क्या करता है, रिसर्च करता है, दवाएं बनाता है, उसके बाद जा करके उसको क्या करता है, मार्केट में लाता है। तो जो रिसर्च कर रहा है उसके ऊपर पैसा भी खर्च कर रहा है, जो दवा बना रहा है उसके ऊपर पैसा भी खर्च कर रहा है, तो उसको चाहिए ना भाई, जो पैसा खर्च किया उसको मिलना चाहिए, तो आगे रिसर्च कैसे करेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे पेटेंट दिया जाता है। जब वही पेटेंट खत्म हो जाता है, पेटेंट का क्या मतलब है, पेटेंट का मतलब ये कि इस दवा का जो भी बिकेगा, ये दवाएं, उसका पैसा आपको मिलना चाहिए, उसका एक निश्चित अनुपात आपको मिलना चाहिए। तो जब वो पेटेंट खत्म हो जाता है फिर उसको गवर्नमेंट अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फेरबदल करके, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा करके उसको क्या करती है, वही दवाएं बनाती है, उसके कंपोनेंट सेम रखती है। यानी ऐसी दवाएं जिनका पेटेंट खत्म हो चुका है उसी को कहा जाता है जेनरिक दवाएं। अब इस मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर चल रहा है, यानी यूएसए जैसे और चीन जैसे देश को भी छोड़ दे रहा है जेनरिक दवाओं के मामले में। और ऐसी दवाएं क्या होती हैं, ऐसी दवाएं बहुत सस्ती मिलती है। यानी नॉर्मली अगर आपको सब दवा जो है 100 रुपये की मिल रही, तो जेनरिक दवाएं क्या होगा, आपको ये 50 रुपये में ही मिल जाएगी, 60 रुपये में ही मिल जाएगी। जैसे आप देखेंगे जन औषधि जो केंद्र है ना, वहाँ पे यही होता है, जेनरिक दवाएं ही मिलती हैं, तो इस वजह से वहाँ पे आपको सस्ती दवाएं मिल जाती हैं। तो वही बात की जा रही है कि यहाँ पे जेनरिक दवाओं के मामले में भी इसको बूस्टअप देगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो क्या होगा, और ज़्यादा बिकेगी और ज़्यादा निर्यात होगा इसका। जीएमपी संबंधित कंप्यूटरीकृत सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रक्रियाओं से संबंधित डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। यहाँ पे क्या बात है, डिजिटल चीज़ें करने की बात की जा रही है, कंप्यूटर के माध्यम से निरीक्षण करने की बात की जा रही है। उससे क्या होगा कि यहाँ पे कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, कोई यहाँ पे फेरबदल तो नहीं किया गया है। पूरे उद्योग में समान गुणवत्ता स्थापित करने से अन्य देशों की नियामकों को विश्वास मिलेगा। यानी अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे देश ऐसे होंगे कि उनको ये भरोसा है कि हाँ भारत में अच्छी दवाएं निर्मित हो रही हैं, भारत से अच्छी दवाएं आ रही हैं, अब हम भारत से दवाएं निर्यात कर सकते हैं अपने आप पे और उसका लागू कर सकते हैं, उसको लोगों को खिला सकते हैं, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और हमारे लिए फायदेमंद होगा। अब हम जानते हैं इसको लागू करने की आवश्यकता क्या थी, जरूरत क्या थी, हम इसको क्यों लेकर के, इसके पीछे की वजह क्या थी, ऐसा क्या हो गया था कि हमको इसको लागू करना पड़ा या इसको संशोधित करना पड़े। यहाँ पे पहला पॉइंट है भारतीय निर्मित दवाओं की खराब गुणवत्ता। ऐसी घटना में जहाँ देशों ने भारत निर्मित सिरप, आई ड्रॉप और आंखों के मलहम में कथित संदूषण की सूचना दी है। यानी ऐसे बहुत सारी शिकायतें आई थी कि आप कहाँ से जो दवाएं आती हैं वो थर्ड क्वालिटी के हैं, यहाँ पे संदूषण रहता है, प्रदूषण रहता है, यहाँ पे बहुत सारे खराब चीज़ें मिली रहती हैं दवाओं में। इसकी वजह से क्या होता है, तो बच्चों की मौत हो जाती है, या यहाँ पे जिनके लिए भी दवा यूज किया जाता है उनकी मौत हो जाती है, चाहे वो वयस्क हो गए, चाहे बच्चे हो गए, चाहे बुजुर्ग हो गए। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, इस वजह से इसको हमको लाना पड़ा। जैसे आप इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, गाम्बिया में कितने लोग की जान गई थी, तो 70 बच्चों की जान गई थी। उसके अलावा उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की जान गई। अमेरिका में 3 व्यक्तियों आदि की मौत को इन उत्पादों से जोड़ा गया है। यानी यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि ये सारे जो मौतें हुई हैं इनको किससे जोड़ा गया, जो भारत से दवाएं गई थी उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि कई बार यहाँ पे शक की बात भी आती है, क्यों, क्योंकि जब हम कहते हैं कि चलिए हमारी दवा से मौत हुई, हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन हमको चेक करना है कि उस दवा के पीछे वजह क्या थी। ऐसी क्या वजह बन गई कि बच्चों की मौत हो गई या यहाँ पे 3 व्यक्ति की मौत हुई, तो ऐसे क्या वजह थी, दवा में क्या ऐसा था जिसकी वजह से मौत हुई। तो ये लोग क्या करते हैं, हमको चेक भी नहीं करने देते हैं। यानी हमारा ही प्रोडक्ट है, हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा और हमें चेक भी नहीं करने दे रहे हो, हमारी टीम को वहाँ पे जाने भी नहीं दे रहे हो। हम चेक करके बताया कि सिरप में कमी थी या वहाँ का पर्यावरण ऐसा था, वहाँ का माहौल ऐसा था, या बच्चों ने कुछ और खाया था, मतलब क्या वजह थी, हमें ये चेक भी नहीं करने दिया जाता है। वर्तमान में देश में 10,500 दवा निर्माण इकाइयों में से केवल 2,000 ही वैश्विक मानकों को पूरा करते हैं। यानी आप देखेंगे 10,500 कंपनियां जो दवाओं का निर्माण करती हैं, हालांकि होंगी इससे ज़्यादा ही, लेकिन रिकॉर्ड में इतना है, उसमें से भी कितना, सिर्फ 2,000, इतनी कंपनियां ऐसी हैं जो वैश्विक लेवल के मानक को अपना रही हैं। और इन 2,000 कंपनियों को क्या मिला, तो WHO जीएमपी प्रमाणित मिला हुआ है। अब यहाँ पे गुणवत्ता के अलावा भी बहुत सारी कमियां पाई गई। जैसे आप देखेंगे आने वाले कच्चे माल का उपयोग से पहले परीक्षण नहीं किया जाता है, उसके अलावा उत्पाद की गुणवत्ता की समीक्षा नहीं की जाती, उसके अलावा गुणवत्ता विफलता जांच का अभाव। यानी जब यहाँ पे कच्चा माल मंगाया जाता है तो उसकी क्वालिटी हम नहीं देखते हैं, कुछ भी बस उठा के भेज दो, हाँ थोड़ा सस्ता है ना, 2 रुपये सस्ता है, चलो ठीक है भेज दो, ये ठीक है ना, हाँ ठीक है, पूछ लिए, ठीक है चलो भेज दो, उसका हम जांच नहीं करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़े उसके बारे में नहीं देखते हैं। तो वो बात यहाँ पे की जाए। उसके अलावा जो उत्पाद की गुणवत्ता है, मान लीजिए आज आपने दवा बनाई तो उसको आपने दी बेस्ट क्वालिटी की बनाया, एचडीएम बनाया, उसके बाद क्या होगा 144 पे आ गई दवा, तो ये इसकी जांच नहीं की जाती है लगातार। ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है कि इसकी वजह से आवश्यकता थी।
ये सारी कमियां थी। उसके अलावा क्या बात है, तो यहाँ पे क्रॉस संदूषण को रोकने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी, यानी क्रॉस संदूषण का क्या मामला है। मान लीजिए कोई दवा है ए नाम की, यहाँ पे कोई दवा है बी नाम की, अब यहाँ पे तो इसमें है संदूषण, इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। अब यहाँ पे जो प्रदूषण है, यहाँ पे जो कमी है, वही चीज़ यहाँ पे भी पहुँच गई। इसको रोकने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं, इसको रोकने के लिए कोई यहाँ पे बुनियादी ढांचा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो उसकी वजह से अब यहाँ पे इसमें था प्रदूषण, ए नाम की दवा खराब थी, उसकी वजह से क्या हुआ, बी नाम की दवा भी खराब हो गई, तो यहाँ पे दोनों ही खराब हो जाएंगे। विनिर्माण और परीक्षण क्षेत्रों का दोषपूर्ण डिजाइन, उसके अलावा योग्य पेशेवरों की कमी और खराब दस्तावेजीकरण, यानी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, आप देखेंगे ये चीज़ आप खुद फील करोगे, लबर लबर कर देते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ, अरे चलो हो गया, अच्छा ठीक है, एक साइन ही तो चाहिए, हाँ ठीक है ये लो 100 रुपये 1000 रुपये लो, चलो करके आगे बढ़ो, ये सारी चीज़ें बात की जाती है। उसके अलावा क्या बात की जा रही है कि जो योग्य पेशेवर हैं, जो इस फील्ड के महारथी हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी कमी है, उनको यहाँ पे लाया नहीं जाता, क्योंकि जब विशेषज्ञ आप लाएंगे तो उनको अधिक पेमेंट करनी पड़ेगी, उनको पैसा देना पड़ेगा, जब पैसा देंगे दवाएं महंगी हो जाएंगी, दवाएं महंगी होंगी तो मार्केट में थोड़ी कम बिकेंगे, आपका प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, आपको प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, तो ये सारी समस्या निकल करके आ रही है। अच्छा विनिर्माण अभ्यास या जीएमपी ये होता क्या, तो इस बारे में जानते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली है कि उत्पादों का गुणवत्ता मानकों के अनुसार लगातार उत्पादन और नियंत्रण किया जा रहा है या नहीं। यानी यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जीएमपी होता क्या है, तो जीएमपी इसलिए लाया जाता है कि उत्पाद जो होते हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनका लगातार अच्छी गुणवत्ता में उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी गुणवत्ता गिर तो नहीं रही है, यानी एक बार जो गुणवत्ता थी लगातार वो गुणवत्ता बनी हुई कि नहीं, उसी को जांच करने के लिए इसको लागू किया जाता है अच्छा विनिर्माण अभ्यास जीएमपी। इसे किसी भी दवा उत्पादन में शामिल जोखिमों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें अंतिम उत्पाद के परीक्षण के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसमें उत्पादन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि प्रारंभिक सामग्री यानी कि जो कहते हैं कच्चा माल, उसके अलावा परिसर और उपकरण से लेकर कर्मचारियों के प्रशिक्षण और व्यक्तिगत स्वच्छता तक। ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्तिगत स्वच्छता भी जरूरी है। जैसे होता है कि आप टॉयलेट से हाथ ही नहीं धुले और वहाँ पे चले गए दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग करना है, यानी आपका काम ये है कि दवाएं आपको मान लीजिए हाथ से पैक करनी है, आपने हाथ ही नहीं धुला है, आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं, तो ये भी तो इम्पैक्ट डालेगा ना। तो वो सारी बातें की जा रही है, वहाँ पे जीवाणु बैक्टीरिया ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपने आप पहुँच गई हैं, तो भी निगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, सही करने की जगह और खराब कर देंगे। जहाँ पे व्यक्तिगत स्वच्छता को भी ध्यान में दिया। उसके अलावा उपकरण जो होते हैं उसको बनाने में जो मशीनरी होती है उसको भी साफ सुथरा रखना है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे जंग लगा हुआ है और जंग लगे हुई मैंने मशीन से आप क्या कर रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग करें, तो ये सारी दिक्कतें भी निकल करके आती हैं। तो इन सबको ध्यान में रखना है, यानी कच्चा माल हो गया, मशीन हो गया, उसके अलावा जो व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं कर्मचारी, उनको भी अपने आप को साफ सुथरा रखना है। अगला महत्वपूर्ण कि भारत में जीएमपी प्रणाली को पहली बार कब लाया गया था, तो 1988 में औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की अनुसूची एम में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, तो 1988 में। कौन सा अधिनियम के तहत, तो औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945। कौन सा अनुसूची, तो अनुसूची एम में शामिल किया गया था। और अंतिम संशोधन कब किया गया था, तो जून 2005 में किया गया था। यानी आप देख सकते हैं कि अभी 2023 चल रहा है और कब किया गया था, तो 2005 में अंतिम संशोधन किया गया था इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 18 साल हो गए और 18 साल में ना जाने कितनी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, कितनी सारी गुणवत्ता से जुड़ी समस्याएं आई हैं, कितनी सारी शिकायतें और ना जाने क्या क्या बदल चुका है, पूरा मार्केट ही बदल गया है, यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है। तो वो सारी चीज़ें बात की जा रही है यहाँ पे कि अब इसको फिर से संशोधित करने की आवश्यकता थी। WHO जीएमपी मानक अब संशोधित अनुसूची एम का हिस्सा है। भारत में लगभग 10,500 विनिर्माण इकाइयाँ, जिनमें से लगभग 50 से 100 किस्में आती हैं तो एमएसएमई के अंतर्गत आती हैं। यानी जो यहाँ पे 10,500 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है दवाओं की, उसमें से 85 सौ यानी लगभग 8,500 कहाँ पे आते हैं, तो ये एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। देश में एमएसएमई श्रेणी में लगभग कितना, तो 2000 इकाइयाँ जिनके पास WHO जीएमपी प्रमाणन है। यानी जो यहाँ पीछे बताया गया था कि 2000 कंपनियों के पास जीएमपी प्रमाणन, उसमें से कितना, तो 2000 के 2000 पूरा का पूरा कहाँ पे, ये एमएसएमई क्षेत्र के ही हैं। यानी कि जो बाकी के आप देखें यहाँ पे 8,500 और यहाँ पे 10,000, 2000 जो यहाँ पे एमएसएमई क्षेत्र के बाहर की दवाई निर्माण वाली कंपनी, उनके पास में से किसी के पास भी जीएमपी प्रमाण पत्र है ही नहीं WHO वाला। इस इमेज में भी वही बात क्लियर है जो इसके पहले मैंने आपको समझाया कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या अच्छी उत्पादन प्रणाली में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके बैक होते हैं, तो इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी यानी मटेरियल्स यहाँ पे। उसके अलावा जैसे आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, दस्तावेजीकरण, उसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया यानी कि गुणवत्ता प्रबंधन, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे अलग तरीके से इमेज में दिखाई गई। ये सारी चीज़ें इसलिए दिखाई गई ताकि आपको क्या करें, अलग अलग तरीके से डायग्राम कैसे बनाते हैं वो चीज़ें आप समझ सकें, इसीलिए दिखाई गई है अलग अलग तरीके से। नहीं तो चीज़ तो वही लिखी हुई, आप देख सकते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वही लिखी हुई, क्वालिटी मैनेजमेंट वही, क्वालिटी एश्योरेंस वही है, उसके अलावा आप देख सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल हो गया, सैनिटेशन एंड हाइजीन होगा, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें वही है जो पिछले वाली पीपीटी में, पिछले वाली इमेज में मैंने आपको बताई, लेकिन यहाँ पे एक डायग्राम बनाने का तरीका अलग है, तो वही समझाने के लिए आपको यहाँ पे डाला गया कि अगर आप अपने आंसर राइटिंग में चाहें तो इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर हम जीएमपी को लागू करते हैं तो कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी। इसमें पहला पॉइंट है कि जागरूकता और प्रशिक्षण में कमी है। बहुत सारे लोग इसको लेकर के जागरूक नहीं, उनको लगता है यार बनाओ निकालो अपनी दवा, कौन सा हमें खाना है, उठा के फेंको, इसको खाना को देखे। उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे कौशल की कमी होती है, बहुत सारे लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं, बहुत सारे लोग को यही नहीं पता है कि इसको कैसे लागू करना है, इसको कैसे लेकर के चलना है। उसके अलावा कुछ लागत और जटिलता, अब यहाँ पे लागत तो आएगी क्योंकि आप विशेषज्ञ रखेंगे उसकी जानकारी के लिए,
उसकी जाँच के लिए जिसको आप रखें उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे पूरी मशीनरी लानी पड़ेगी आपको, पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, तो उसके पीछे भी खर्चा आएगा। वही बात यहाँ पे की जाए। उसके अलावा क्या जटिल प्रक्रिया, क्योंकि प्रत्येक दवा के लिए अलग अलग मानक होंगे, प्रत्येक प्रकार की दवा के लिए अलग अलग प्रक्रिया होगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करेंगे, जटिलता पैदा करेंगे। उसके अलावा परिवर्तन का विरोध, आप देखेंगे कि ये परिवर्तन का विरोध वाले जो कंडीशन है ये लगभग सारे क्षेत्रों में होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते ही होते हैं समाज में कि चाहे आप अच्छा करो, चाहे बुरा करो, चाहे कुछ भी ना करो, वो लोग क्या करेंगे, तो परिवर्तन का विरोध करेंगे। वो लोग रूढ़िवादी, ऐसा नहीं कि धर्म के बारे में बात की जा रही है, समाज के और यहाँ पे जो उसके अलावा अन्य नियम हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि रूढ़िवादी होते हैं। उसका क्या मतलब है, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को अब समाप्त होना चाहिए, समय के साथ इसको बदलना चाहिए, तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, नहीं नहीं ये चीज़ सही है, इसको मत हटाओ, ऐसे है वैसे। तो हर चीज़ में, हर क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो परिवर्तन का विरोध करेंगे, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि परिवर्तन और निगरानी का अभाव, ये भी एक समस्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ होता क्या है कि निगरानी करने के लिए किसको रखा जाए, उसकी विशेषज्ञता क्या है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं। अब जो विशेषज्ञ रखा गया है वो किस हिसाब से काम कर रहा हो तो वही जानेगा। हमें तो ये समझ है नहीं कि भाई क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या लेकर के चलना। अगर हम इतनी समझ होती तो हम खुद करते ये चीज़, यहाँ पे विशेषज्ञ रखने की क्या जरूरत थी। उसके अलावा बात करें अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा, जिसमें आप देखें जैसे चीन हो गया, उसके अलावा बांग्लादेश है, उसके अलावा वियतनाम, ये सारे देश क्या करते हैं, कई बार ये अपनी क्वालिटी घटा देते हैं। अब जब क्वालिटी घटा देंगे तो क्या होगा, इनके जो उत्पाद होते हैं उनकी कीमत कम हो जाएगी। जब उनकी कीमत कम हो जाएगी तो उनका निर्यात अधिक होगा, लोग इनकी मांग अधिक करेंगे। तो इससे क्या होता है, जो हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ पे जो कंपनियां दवाएं निर्माण करने वाली, उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो लोग नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, उनका निर्यात रुक जाता है, और जब निर्यात रुक जाएगा तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, आर्थिक लाभ उनका रुक जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं निकल कर आती हैं, जिस वजह से जीएमपी लागू करने में लोग हिचकते हैं। लोगों को लगता है यार जीएमपी लागू करके फालतू का एक्स्ट्रा खर्चा होगा, और यहाँ पे लाभ कुछ नहीं होगा। चीन, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देश क्या करेंगे, क्वालिटी डिक्रीज करके, क्वालिटी घटा करके अपने निर्यात बढ़ा लेंगे, हम सारे लोग यहीं पे फंसे रह जाएंगे। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। वॉल्यूम जो भी गलती है उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें।